बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ जाकिर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 9 अप्रैल है और हमारा ये प्रोग्राम 9 अप्रैल 2019 हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है। इसमें मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूँ। किसी किस्म का आपको कोई भी कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस अगर आपने नोट करना हो तो वो प्रोग्राम में जो हम ब्रेक में जाते हैं तो उस वक्त मेरा ईमेल एड्रेस आता है। प्रोग्राम के आखिर में भी प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आता है। तो अगर आपने प्रोग्राम के बाद भी मुझसे रब्ता करना हो तो उस ईमेल एड्रेस पे मुझसे किसी वक्त भी रब्ता किया जा सकता है। उसके अलावा स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है इस वक्त, और इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे इस वक्त बात कर सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम होता है। जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो प्लीज़ अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं कॉल दे सकूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मेरे से बात होने के बाद भी मैं हमेशा ये कहता हूँ, बेहतर होता है किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज के पहले कॉलर से करते हैं। फर्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं आमिर बात कर रहा हूँ भाईजान जी। मैंने ये पूछना था कि हमारे जो कार्ड हैं वो 7 ईयर बेस पे हमारा हुआ था काम, कार्ड बन के आ गए हमारे, ठीक है। और एक में भी हमारा बाद में हुआ था, यानी कि जब अभी के जज के बाद में हुआ था, उसकी अभी तक जो है ना वो फीस माफी के लिए हमने एप्लीकेशन की है। मैंने बस ये पूछना था कि अभी हमारा पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बन रहा है सिर्फ हस्बैंड वाइफ का, ठीक है जी। तो मैंने ये पूछना था कि उधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि बंदा वापस आए तो पूछे कि दूसरे बच्चे कितने, वो हमने वैसे सिस्टर के पास छोड़ने हैं। 2 बच्चे बड़े हैं, एक 9 का है, एक 8 का है, और छोटा बच्चा वो 1.5-2 साल का भी, ठीक है। तो मैंने पूछा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बंदा एक बार वापस से आए तो वो पूछते हैं कि भाई बच्चे किधर हैं। तो हमने ये पूछना था कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती बंदे को, अगर बंदा जाए इमरजेंसी में जाना है क्योंकि बुजुर्गों की तबीयत खराब है उधर, उनके लिए जाना है हमें इमरजेंसी, तो उसके लिए मैंने पूछना था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बंदा कानून क्या कहता है उसके बारे में, अगर बंदा 1-2 दिन वापस आए तो। और वैसे अगर फीस माफी की जो हमने की हुई है वो कब तक जवाब आ जाता है? वो करीबन 1 वीक हुआ है हमें रिक्वेस्ट डाली। लेकिन जहाँ तक आपकी फ़ीस माफ़ी का जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन होती है तो उसमें आम तौर पे चंद हफ्ते लग जाते हैं। अगर अभी 1 हफ़्ता हुआ है तो फ़िलहाल वेट करें। लेकिन जहाँ तक आपका जो दूसरा सवाल है कि अपने बच्चों को अगर आप अपनी सिस्टर के पास छोड़ के जाना चाहें तो जा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। उसमें कोई ऐसी गैर कानूनी बात नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ उनकी लुक आफ्टर के लिए जो है वो सही तरीके से हो और कोई अवेलेबल हो। आप अपनी सिस्टर के पास छोड़ सकते हैं। और वापसी पे अगर आपसे पूछा जाए तो जिस तरह आपने मुझे बताया कि इमरजेंसी में आप जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें मसला होगा, एज़ लॉन्ग एज़ आप सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आमिर साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं फैसल बात कर रहा हूँ लंदन से। कैसे हैं आप? ठीक है जी फैसल साहब, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे आपने आज फ़ोन किया? अच्छा जी, मेरा ये सवाल है कि 7 ईयर के बेस पर मुझे और मेरी फैमिली को, हमको 2.5 साल की लीव मिली थी। तो उन्होंने हमें 10 ईयर के रूट पर डाला था। तो बच्चे चूंकि मेरे यहाँ बॉर्न हुए थे तो अब उनको मिल गई है ब्रिटिश सिटीजनशिप, मिल गई है और यानी कि ब्रिटिश हो गए हैं जी। तो और अब एक्सटेंशन भी हमारी आ गई है नज़दीक। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप जो है ना रूट अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने 10 ईयर के रूट पर हमें डाला था। तो मैंने तो यानी कि एक कोर्स भी कर लिया है, जो B12 है, वो एक कोर्स किया है साथ में वो कहते तो मुझे ये पता करना है कि क्या ये मैं एक्चुअली स्विच कर सकता हूँ 10 ईयर का रूट या नहीं है? अगर आपको 10 आया हम पर ये अप्लाई होता भी है या नहीं होता? अगर मैं करूँ तो कोई खतरा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं यानी कि ये सर्टेन रूल जो उनकी जो मैं मीट कर रहा हूँ, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप ये मुझे क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, इसमें यह है कि अगर आप पहले ओवरस्टेड थे, इलीगल थे, फिर आपको 10 ईयर्स रूट पे वीज़ा मिल गया था, आम तौर पे फिर वो 5 ईयर्स रूट पे स्विच नहीं हो सकता। लेकिन इसमें बहरहाल होम ऑफिस की डिस्कशन है। और जब आपके पास एक मरतबा आपको 10 ईयर्स रूट पे डाल दिया, अब आप बच्चों की बेसिस पे अगर 5 ईयर रूट पे जाते हैं तो उसमें कोई एप्लीकेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर होम ऑफिस आपको 5 ईयर्स रूट पे नहीं देता तो वो आपको 10 ईयर्स रूट पे ही एक्सटेंड कर देगा। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब आप एप्लीकेशन करें
कि जी आपको 5 इयर्स रूट पे अगर आप वो पेरेंट की जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश का कोर्स वगैरह सारा कुछ पूरा करते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं होम ऑफिस से, और अगर वो आपको स्विच कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते तो वो आपको 10 इयर्स पे एक्सटेंड कर देंगे, तो इसमें कोई ऐसे ख़तरे वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ फैसल साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम अली है, मैं लीड से बात कर, मैंने 3-4 वीक पहले आपसे बात की थी, तो अभी मैं आपसे दोबारा वो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। जी बिल्कुल अली साहब बोलिए। मैं 2016 में मैंने असाइलम की थी, ठीक है। तो फिर मेरा हेयरिंग हुआ था, ठीक है, लास्ट दिसंबर 18 पे, ठीक है जी। तो जब वो हम हेयरिंग में गए तो उधर जो ट्रांसलेटर थी ना, उस पे मैंने एप्लीकेशन किया, तो वो रिफ्यूज, उसने जज ने फैसला किया कि अभी ये हेयरिंग हम इस वक्त मुलतवी करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको रखते हैं, ठीक है। उनका आपने एप्लीकेशन किया तो आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है जी। तो मेरे हेल्थ का भी उस प्रॉब्लम था, डॉक्टर का भी लिखा था, साइकाट्रिस्ट की, तो उसने उसी वजह से भी मेरे को बोला कि आपका प्रॉब्लम भी है, ठीक है। जी जी आपका सवाल क्या है? जी जी सवाल ये है कि वो जब मुलतवी हुआ, क्योंकि ट्रांसलेटर और मेरा जो वो इलाके वाला, मैंने उसको बोला मैं इसके साथ मतलब ट्रांसलेशन नहीं, क्योंकि मेरे को जानती है कि वह साल में कैसा कैसा कि ये मैं पता नहीं मेरे को प्रॉब्लम ना हो जाए ना, तो इसी वजह से वो हुआ। फिर केस मैनेजमेंट में मेरे को एक लेटर आएगा कि केस मैनेजमेंट हेयरिंग वो होता है ना, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव उसने मिलके, उसमें मैं नहीं गया, उसने लेटर में लिखा था कि आपकी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो फिर मेरे को वकील ने कॉल किया कि अभी हुमाद ने मेरे से पूछा है कि आपके एविडेंस पे हम डिसीजन दे, या मतलब है आप अकेला चाहते हैं कि हेयरिंग पे जाए। तो अभी लास्ट जो दोबारा मेरा हेयरिंग हुई, मैंने बोला मैं अकेला जाना चाहता हूँ, इंग्लिश में मैंने खुद सारा क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है। वो 28 जनवरी को हुआ है, ठीक है तो 28 जनवरी से लेकर अभी तक मेरे को कोई रिस्पांस ही नहीं मिला, तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। तो मेरे वकील को मैंने लास्ट थर्सडे को फोन किया था, उसने बोला कि मैंने केस फॉरवर्ड को ईमेल भी किया है कि 8 वीक तो हो गए क्या, तो अभी उसने बोला उससे कोई रिस्पांस ही नहीं मिला। अगर आपके वकील ने केस वर्कर से और जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है या जो भी रेलिवेंट केस वर्कर है उससे रब्ता किया, अभी तक फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं है, ख़ास तौर पे क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट में हेयरिंग हुई है आपकी, आपके वकील को चाहिए कि वो कोर्ट से भी रब्ता करके मालूम कर ले कि कोई डिसीजन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर फ़िलहाल कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आमतौर पे 4 to 6 वीक्स लगते हैं, लेकिन बाज़ू का ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। एज लॉन्ग एज कोई डिसीजन नहीं हुआ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। ओके सर, मैं इत्थों लंडन तो बोलदी हां। मैं इंडिया अपनी सिस्टर ਦਾ स्पॉन्सर करना चाहती हां। मैं पूछना चाहनी कि पेपर वर्क ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ। आप उनको विजिट वीजा भी बुलाना चाह रही हैं? विजिट वीजे पर मेरी सिस्टर मैरिड है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ बेटी है। अच्छा, तो खाली अपनी सिस्टर को बुलाना है आपने? नहीं, फैमिली को, हस्बैंड को भी, उसकी बेटी को भी। अच्छा, तो देखें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी सिस्टर, उनके हस्बैंड और उनकी जो भी फैमिली है वो वहाँ पे जो कुछ भी करते हैं उनको अपने कागजात भी लगाने होंगे। जो भी कारोबार करते हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह इस सिलसिले की, ताकि जब वीज़ा ऑफिसर है उसको ये लगे कि आपकी सिस्टर और उनकी फैमिली अच्छी तरीके से सेटल्ड हैं इंडिया में और कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो यूके में जाके वापस नहीं आएंगे। तो एक तो ये उनको करने, अपने कागजात लगाने हैं, और यहाँ से आपने, अगर आप उनको स्पॉन्सर कर रही हैं और आपके पास वो रहेंगे और या आप उनका ख़र्चा उठाएंगी, तो फिर आपने अपने भी कागजात, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन किसी भी वकील के पास जाके आप उनको कह सकते हैं, बना सकते हैं वो, और फिर आप अपने कागजात, अपने बैंक स्टेटमेंट्स, अपने घर के डॉक्यूमेंट उससे कंफर्म हो कि वहाँ पे इनफ एकोमोडेशन है, जगह है, आपकी फैमिली आके उधर रह सकती है। तो ये चीज़ें, और अपने पासपोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी जिसे हम कहते हैं, वकील से सर्टिफाई करा सकते हैं। तो ये सारा कुछ लगाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो सर जाकिर, मैंने आपसे पूछना था कि 5 साल बाद इंडेफिनेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं,
तो मेरे 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड किसी वजह से पाकिस्तान गए हुए हैं, तो वो इस मंथ के लास्ट में वापस आएंगे। इस मंथ की 12 मेरे 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या 1 ईयर अगर मैं लेट हो जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अभी मुझे अप्लाई करना चाहिए या फिर मेरा वीजा अगस्त तक है, तो अगस्त तक मुझे वेट करना चाहिए? वीजा खत्म होने से पहले मैं 28 डेज पहले अप्लाई कर सकती हूँ या अभी? आपके पास मुझे आंसर फोन पे मैं नहीं सुनूंगी, मैं टीवी पे जी ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दें, आपके पास स्पाउस वीजा है? जी जी, स्पाउस वीजा। ठीक है, आप बेशक टीवी पे सुन लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, इसमें यह है कि अगर आपके पास स्पाउस वीज़ा है तो जब आपको 5 इयर्स कंप्लीट होने लगें तो उससे आप 28 दिन पहले अप्लाई कर सकती हैं। आपने बताया कि 12 अप्रैल को आपका टाइम पूरा हो रहा है, तो आप फिर 12 अप्रैल या उसके बाद किसी वक्त भी अप्लाई कर सकती हैं। अगस्त तक आपके पास वीज़ा है। अगर इस महीने के एंड तक आपके हस्बैंड आएंगे वापस तो आप उनका वेट करें, और जब वो यहाँ पे आते हैं तो फिर आपके पास अगस्त तक का टाइम है। अगर आपके 5 साल पूरे हो गए हैं तो फिर आपके पास अगस्त तक का टाइम है। आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले किसी वक्त भी अप्लाई कर सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सदाकत बेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी बोले सदाकत साहब। ये है कि मेरे बेटे ने अपील की थी, तो वो अपील विन कर चुका है। जी। हमने पासपोर्ट जो है वो जमा कराए हुए हैं जनवरी के एंड से, तो अभी तक वो वीजा ला के वापस नहीं आया है। ये नॉर्मली कितना ऐसा लगता है? ये कौन सा आपका ये आपका बेटा यहाँ पे है? मतलब जी बेटा मेरा यहाँ पे है। तो आम तौर पे यही 2-3 महीने का टाइम होता है। इसमें अगर ये बाज़ का जल्दी भी हो जाता है। अगर अभी तक कुछ नहीं आया तो आपको चाहिए कि जो रेलेवेंट केस वर्कर हैं या डिपार्टमेंट है वहाँ पे कांटेक्ट करें। कोई वकील हैं आपके तो उनके थ्रू करें, तो होपफुली कोई जल्दी मतलब उनका वीज़ा लग के आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो हेलो जी जी आपकी कॉल जी कौन सा बोल रहे हैं? मैं सज्जाद बोल रहा हूँ पार्किंग से। जी सज्जाद साहब बोलिए। सर ये मेरी बीवी। हेलो बोलूं? जी आप बोलें, और आप अपने प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें क्योंकि उससे फिर आपको मसला होगा। जी मैं बंद कर देता हूँ। जी अच्छा मुख्तरम, बात ये है मेरी वाइफ स्पोर्ट्स वीजे पे है, उसका वीजा 17 फरवरी को एक्सपायर हो गया है। वैलिड अनटिल वैलिड था, हमें मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मैंने यस्टरडे उसका पासपोर्ट देखा तो नियरली 2 मंथ हो गए उसका वीजा एक्सपायर हुए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, आपकी वाइफ कोई पाकिस्तान से स्पाउस वीजा मिला था? जी। अच्छा, और आपके कोई बच्चे भी हैं? जी अभी तक नहीं। अच्छा, देखें आम तौर पे अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए और ख़ास तौर पे 14 दिन से ज़्यादा का टाइम हो जाए तो फिर होम ऑफिस जो है वो बिल्कुल और उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है जी। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे दोबारा अपनी वाइफ के लिए अप्लाई करें और उनको एक्सप्लेन करें कि गलती से आपसे याद नहीं रहा था, ये जो भी हुआ था, तो जिसकी वजह से इन टाइम आपकी वाइफ अप्लाई नहीं कर सकी थी। अब ये फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है, उनकी मर्जी है। अगर कोई केस वर्कर जो है वो आपके सर्कमस्टांसेस को देख के और फिर वो उनको देना चाहे यहाँ से वीज़ा तो दे सकता है, या फिर आपकी वाइफ को पाकिस्तान जाके वहाँ से स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ से अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो वैलिड उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि क्यों भूल गया था, कैसे भूल गया था, सारी डिटेल में। बेहतर है किसी वकील से जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें और सही तरीके से अपनी वाइफ की एप्लीकेशन करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस वक्त मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो इस ईमेल एड्रेस पे रब्ता करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक ब्रेक पे मुझे जाने का कहा जा रहा है, तो एक ब्रेक पे हम जाते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर होता हूँ।
जाकिर खान, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर अहमद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं, तो मैं टीवी पे सुनूंगा सर आपका रिप्लाई। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव है, तो 1 साल हो गया, तो मैं अभी नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। मैंने 3-3.5 महीने पाकिस्तान रुकना है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि मैं 3-4 महीने पाकिस्तान रुकूँ, तो मेरे पास इंडेफिनिट लीव है, तो और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और ये मेरा पहला क्वेश्चन सर। और मेरा सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि मैंने अपनी वाइफ का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, वो पाकिस्तान में और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे विजिट वीज़ा पे? समर वेकेशन, शी इज टीचर, तो समर वेकेशन में मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ जी, तो उसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या तरीका कर होगा सर? प्लीज़ मैं आपका जवाब टीवी पे सुनूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अहमद साहब, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अभी आपके पास ILR है और आप 3-3.5 महीने रहते हैं पाकिस्तान, तो आप फिर नेशनैलिटी के लिए, वैसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली अगले कुछ अरसे में नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जब भी कोई नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करता है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पिछले 1 साल में आप मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा UK से बाहर ना रहे हो। टोटल 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर्स में 15 महीने टोटल, लास्ट 5 ईयर्स में 15 महीने, और जो आखिरी का 1 साल होता है उसमें टोटल 3 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहे हो। तो अगर आप बेहतर है कि अगर 3 महीने से कम अगर आप साल में UK से टाइम बाहर गुजारें, ताकि अगर आपने नेशनैलिटी अप्लाई करना हो तो कोई उसमें इशू ना हो। आपने कहा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेशनैलिटी पे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा आपका सवाल ये था कि आपकी वाइफ जो हैं पाकिस्तान में हैं, उनको आप विजिट बुलाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगाएंगे? तो अगर वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनकी जॉब से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उनकी सैलरी स्लिप्स, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स। यहाँ से आप अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपकी तरफ से स्पॉन्सरशिप लेटर वगैरह, डिक्लेरेशन, यहाँ पे उनकी रहने के लिए इनफ अकोमोडेशन, और अगर आप ख़र्चा उठाएंगे उनके आने जाने का और उनके रहने का तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह। लेकिन इसमें मसला ये हो सकता है ज़रूर कि अगर वो आपकी वाइफ हैं तो आम तौर पे वाइफ जब वो विज़िट के लिए यहाँ पे आती हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये उसके जहन में आ सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्योंकि आपके साथ शादी हुई है उनकी, तो वाइफ आपकी पाकिस्तान क्यों रह रही हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि विज़िट पे जाके और वो वापस नहीं आएंगी। तो ये बिल्कुल इशू हो सकता है कि आप ऑब्वियसली UK में रह रहे हैं, वो पाकिस्तान में रह रही हैं और फिर विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही हैं। बहरहाल आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बता दिए। अगर वो विज़िट वीज़े के लिए उन्होंने अप्लाई करना हो, उनको ख़ास तौर पे आपकी वाइफ को उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि वो पाकिस्तान में अच्छी तरह सेटल्ड हैं, और वीज़ा ऑफिसर को यकीन दिलाना होगा कि वो UK जाके वापस आएंगी, और उनके लिए इनफ रीजंस हैं कि वो वापस जो है वो वापस आएंगी। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी, मेरा नाम आयशा है जी। तो मैं इधर स्पाउस वीज़े पे आई थी 2014 में, तो मुझे उन्होंने अभी 10 साल की बेस पे कर दिया है, क्योंकि हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थे पूरी कर पाए कुछ। और उन्होंने 10 साल की बेस पे रखा। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 ब्रिटिश हैं और हस्बैंड भी ब्रिटिश हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर अभी इन्होंने 10 साल की बेस पे रखा है तो अभी भी क्या उनकी साल की इनकम हमारी इतनी ही शो करनी पड़ेगी जो जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है 18,600 के करीब, कि अभी हमें कम कर लेनी चाहिए? देखिए, अगर जब उन्होंने 10 साल की बेसिस पे आपको डाला है होम ऑफिस ने, तो फिर अगर आपकी साल की रिक्वायरमेंट इनकम की 18,600 पूरी नहीं भी होती, तो चूंकि आपके बच्चे ब्रिटिश हैं, हस्बैंड ब्रिटिश हैं, एज लॉन्ग एज आप कोई बेनिफिट्स ना ले रही हों और आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट करने के लिए आपके पास इनफ पैसे हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई एक्सटेंशन में इशू होगा अगर आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं सारे। लेकिन
हैविंग सेड दैट बेहतर हमेशा ये होता है कि इनकम की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो। उम्मीद करता हूँ मिस आयशा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? राशिद बोल रहा हूँ सर, मैनचेस्टर से। जी जी राशिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे। जी जी बोलिए। एक तो फैमिली से हमने साइलम किया हुआ था, ठीक है? जी जी। तो वो साइलम हमारे सारे रिफ्यूज हो गए और अब हमारा जो बेटा है वो 7 इयर्स का हो रहा है, तकरीबन 2 वीक्स तक। तो हमने फ्रेश क्लेम डालना था सर। हमने ये पूछना था, जो फ्रेश क्लेम हम खुद डालने जा रहे हैं उसमें कोई फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ेंगे या वैसे जितना साइलम का नॉर्मल पेपर पर लिखकर? देखिए, जब आप फ्रेश क्लेम के लिए जाते हैं, पहले तो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं ना। आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे तो फिर वो आपको अपॉइंटमेंट एक लेटर भी भेजेंगे होम ऑफिस फॉर द सबमिशन यूनिट, और एक साथ फॉर्म भी होता है जो कि वो आपको भेजेंगे। वो आप फिल करके फिर उसके साथ आपने जो अपनी रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं, वो सारा लगा के अपनी एप्लीकेशन के वो साथ आपको लेके जाना होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, काशिफ। जी काशिफ साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था कि हमने अप्लाई किया था 7 इयर्स बेस पे 2017 में, अप्रैल 2017 में। तो मेरे 2 बेटे हैं, एक तो अब 9 इयर्स हो गए उसे, अब नेक्स्ट दिसंबर जनवरी में वो 10 इयर्स का हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमें कोई उसका जो है वो आंसर नहीं मिला, कोई उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आपने अप्लाई क्या बताया था कि अप्रैल 2017 से अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी, अप्रैल 2017। यानी कि 2 साल हो गए जी, 2 साल हो गए। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद जो आया था वो मैं 2000 में आया था, जनवरी में, इंग्लैंड में। मेरे इस साल वैसे भी 20 इयर्स भी हो गए जनवरी में। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि काफी लॉन्ग टाइम हो गया। देखें, और आपके 2 बच्चे आपने बताया ना? हाँ जी, 2 बच्चे, एक 9 साल का है और एक जो है वो 6 साल का है। सॉरी, एक 9 साल का और दूसरा कितने साल का है? 6 साल का। 6 साल का। देखें, वैसे अप्रैल 2017 और अप्रैल 2019 यानी कि 2 साल हो गए हैं आपकी एप्लीकेशन को पेंडिंग को। आम तौर पे इतना टाइम नहीं लगता आजकल। आपको चाहिए पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि आपकी एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग हो। ऐसा तो नहीं है कि होम ऑफिस ने फ़ैसला किया और डिसीजन दिया और आपको पता ना हो। अगर आपकी एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग है तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने वकील, अगर आपकी कोई हैं, या लोकल एमपी से रब्ता करके होम ऑफिस से रब्ता करें कि आपके केस को इतना टाइम क्यों लग रहा है और जल्दी डिसीजन दें। तो मैं अगर समझता हूं कि आपके वकील और एमपी के ज़रिए अगर आप रब्ता करते हैं तो होपफुली कोई जल्दी फ़ैसला आ जाएगा अगले कुछ अरसे में। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आपकी एप्लीकेशन इतने अरसे से आउटस्टैंडिंग है और अगर मज़ीद भी टाइम होम ऑफिस लगा देता है, ख़ास तौर पे आपको 20 साल भी यहाँ पे होने वाले हैं और प्लस आपका एक बच्चा 10 साल का भी हो जाएगा और ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए वो रजिस्टर कर सकता है अपने आप को जब वो 10 साल का हो जाता है, अगर वो यहाँ पे पैदा हुआ है। तो ऐसी सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी मज़ीद हर दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी भी आपकी एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से, और ख़ास तौर पे 2 साल भी हो गए हैं आपकी एप्लीकेशन को पेंडिंग को। तो आपको चाहिए कि इसको आप पुश करें अपने वकील के ज़रिए और एमपी के ज़रिए, तो इंशाल्लाह कोई जल्द फैसला आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो सर, माय नेम इज मनदीप यार। मैंने आपसे ना पूछना था कि मेरी वाइफ यूरोपियन है, उसके और मेरे को 5 साल का वीजा मिला था 2014 में जी। 2012 में मैरिज हुई थी हमारी। अभी 2019 में सितंबर में जो है इंडेफिनेट होनी है ना, 5 साल हो जाए मेरे को। जी जी जी। वो मैंने पूछा था, मेरी वाइफ ने जैसे 2-2.5 साल काम किया, अभी कर रही है काम, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इंडेफिनेट में कुछ 2 बेबी है हमारे यहाँ ना, 2 बच्चे भी हैं। देखिए, अगर आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही हैं
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके सवाल के आपने किया तो मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी गवर्नमेंट ने एक सेटलमेंट स्कीम निकाली है यूरोपियंस के लिए, और ख़ास तौर पे यूरोपियंस और उनके डिपेंडेंट्स के लिए 29 मार्च से उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आपको चाहिए कि वो जिस पे जिन लोगों को 5 साल नहीं हुए यहाँ पे उनको प्री सेटल स्टेटस दिया जाएगा, जिन लोगों को 5 साल हो गए हैं उनको सेटलमेंट स्टेटस दिया जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप उस सेटलमेंट स्कीम में आप भी और आपकी वाइफ पे और भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर यूरोपियंस हैं आप और या यूरोपियंस के डिपेंडेंट हैं, तो आपको चाहिए कि उस सेटलमेंट स्कीम के तहत के लिए अप्लाई करें, ताकि जब भी यूके जो है वो EU से निकलता है तो आपके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें। तो आप मंदीप साहब, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं आपको बोलूँगा कि वो सेटलमेंट स्कीम के तहत भी उसको देखें और किसी वकील से रब्ता करें और उस पर अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था। ये मेरे बेटे को तकरीबन 5-6 साल पहले ब्रिटिश पासपोर्ट मिला था, तो अब उसकी बेटी के लिए हमने अप्लाई करना है पाकिस्तान से। न्यू बोर्न बेबी पैदा हुआ है, तो उसके लिए फॉर्म हमें नहीं पता कौन सा फॉर्म यूज होगा और फीस वगैरह और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। उसकी बता दें। सॉरी, आप उसकी बेटी की पासपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी जी। तो देखिए, पासपोर्ट का तो एक ही फॉर्म होता है। वो पासपोर्ट फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भी वो जाके उसके अप्लाई किया जा सकता है। पासपोर्ट की एप्लीकेशन वो कर सकती हैं। उसके साथ बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपके बेटे के डॉक्यूमेंट्स, और शायद DNA रिपोर्ट भी मांगी जाए। होम ऑफिस बाज़ वक़्त मांगता है, ख़ास तौर पे जब आउट ऑफ UK एप्लीकेशन हो, उस सिलसिले में फिर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मांग सकते हैं। लेकिन वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी होती है पासपोर्ट की जो, तो उसमें आपकी जो ग्रैंड डॉटर है वो उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मरियम बात कर रही हूँ लंदन से। एक्चुअली आपसे मैं क्वेश्चन का आंसर पूछना है, प्लीज जरा डिटेल में दीजिएगा जी। 4 ईयर बिफोर मेरी मदर इन लॉ ने अप्लाई किया था पाकिस्तान से, यानी विजिट वीजे के लिए ना, तो उनको वहाँ पे जो गाइडेंस मिली थी ना वो गलत मिली थी, और उन्होंने जो स्टेटमेंट फिल करवाई थी, स्टेटमेंट दी थी, उसमें उन्होंने यानी जैसे होता है कि स्टे का वीजा हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं, दैट सारा कुछ ये वाला करवाया था। क्या करवाया था उन्होंने? ठीक है, उन्होंने जो स्टेटमेंट वो पेपर फिल किया था ना, उन्होंने ये किया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है, तो यानी मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, सारा कुछ उन्होंने ये वाला फिल करवाया था। उधर उनको कोई किसी ने गाइड नहीं किया था। ठीक है, तो इन लोगों ने, हालांकि वो बहरीन सऊदी अरेबिया भी गए हैं उम्रा करने, हज करने, सारा कुछ। होम ऑफिस वालों ने ये एलिगेशन लगाया था कि हमें ये बताया जाए कि आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, क्योंकि आप तो वहाँ पे सेटलमेंट के लिए जा रही हैं, आपका बेटा यहाँ का ब्रिटिश है, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो अब हम सेकेंड टाइम उनके लिए विजिट वीजा कैसे अप्लाई करें कि वो एलिगेशन भी उनके वो क्लियर हो जाए और एवरीथिंग उनके पास है वो शो कर दें, लाइक स्टेटमेंट भी शो कर दें, और जो उनकी वो लैंड वगैरह है, पेंशन भी मेरे फादर इन लॉ की जो पाकिस्तान में जॉब करते थे तो लेती थी। देखिए मरियम साहिबा, जी होता ही है कि जिसके कहने पे भी उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन की थी और गलत सूरत हाल बताई थी, तो ऑब्वियसली अगर दोबारा वो विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करती हैं, उनको सारी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि पहले क्या हुआ था। और मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अगर पहले उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने कोई आपकी मदर इन लॉ पे कोई डिसेप्शन वगैरह का या कोई ऐसी चीज़ लगाई थी कि उन्होंने झूठ बोला है, कोई ऐसी बात थी? नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि ये सेटलमेंट के लिए, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इट्स मीन ये सेटलमेंट के लिए जा रही हैं, ये विजिट के लिए तो नहीं जा रही। अच्छा, उन्होंने तो इनकम ऑफ सोर्स जो है वो हमें बताया जाए कि क्या है। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि आपका पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, ना कोई इनकम है, ना कोई यहाँ पे, तो इसलिए चांसेस ये हैं कि आप जाके वापस नहीं आएंगी और आप वहाँ पे सेटल हो जाएंगी। तो और अब आप ये कह रही हैं कि ऐसी सिचुएशन नहीं थी, असल में सिचुएशन कुछ और थी,
और गलत बताया गया था। तो देखें इसमें बिल्कुल इश्यू हो सकता है, और इसमें ये इश्यू हो सकता है कि आप दोबारा जब विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगी और उसमें अगर कोई और स्टेटमेंट देती हैं तो पहले जो उन्होंने कहा था वो इसका मतलब है झूठ थी, तो उस पर उनको डिसेप्शन वगैरह या फॉल्स वो लग सकता है और उस पर उन पर बैन भी हो सकता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको अगर दोबारा वो विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको सारी चीज़ें सही तौर पे बता के और सारा एक्सप्लेन करना चाहिए कि पहले उनके साथ ये हुआ है, लेकिन उसमें रिस्क बहरहाल है। मैं मशवरा ये दूंगा, क्योंकि पहले वो उनको रिफ्यूज़ किया जा चुका हुआ है, मशवरा ये दूंगा कि बेहतर है आप किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें और फिर उनके थ्रू सही तरीके से अप्लाई करें किसी भी वकील के थ्रू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम हो गया। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस ईमेल एड्रेस जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। तो एक ब्रेक पे जाते हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, मैं ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। थोड़ा सा टाइम रह गया प्रोग्राम को ख़त्म होने में, इसलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया के अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो सर, हमारे हम 10 ईयर रूट पे है, हमारे 2 बार लग गया वीज़ा, तीसरी बार अप्लाई किया, उसके लिए हमने पूछना था कितना टाइम मैक्सिमम लगता है। एंड वन मोर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। जी माय फ्रेंड, हमारी फ्रेंड है, उसने भी अप्लाई किया है जैसे फर्स्ट टाइम, बट उसका बेबी ब्रिटिश है, उसका भी लॉन्ग टाइम हो गया, 1 ईयर अगो शी अप्लाई, बट नो रिस्पॉन्स, एनी रिस्पॉन्स। देखिए, जो आपका पहला सवाल था ना, जो आपकी एक्सटेंशन से मुतल्लिक, आमतौर पे 3 से 4 या 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती हैं। आमतौर पे 3-4 महीने के अंदर हो जाता है। बाज़ औक़ात टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये टाइम फ्रेम होता है। आपके फ्रेंड की जो बात कर रहे हैं, जिसने भी अप्लाई किया और उसको 1 साल का अर्सा हो गया, 1 ईयर हो गया, वो ज़रा लंबा टाइम हो गया, क्योंकि आमतौर पे मैंने बताया कि ये 3 to 6 मंथ्स या 4 to 6 मंथ्स के अंदर ये एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती हैं। आपको चाहिए कि अपने फ्रेंड को बोलें कि वो फिर होम ऑफिस को रिमाइंड करे और अपने वकील के ज़रिए या एमपी के ज़रिए कि जल्द उसके केस का फ़ैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मेरा जी नाम मिसेस सईदा बशीर है, मैं यहाँ सलाव से बोल रही हूँ, लंदन से। जी। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है। तो कंटिन्यूसली मैं 5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ जी। और लास्ट ईयर गई थी सिर्फ एक महीने के लिए, और 2015 में गई थी मैं 6 वीक के लिए जी। तो मुझे क्या 5 साल के बाद मैं अगर अब अप्लाई करूँ तो मुझे नेशनलिटी मिल जाएगी, और कितना टाइम लगेगा? और ये मैं ब्रेडफोर्ड में, मैं 2-3 ओल्ड पीपल हाउस में रही हूँ, 2-3 एड्रेसेस है, तो क्या मुझे सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? जी देखिए, अगर 5 इयर्स में, लास्ट 5 इयर्स में आप 15 महीने से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रही, जो कि आप नहीं रही जिस तरह आपने मुझे बताया, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। लास्ट 5 इयर्स में 15 महीने इन टोटल, और लास्ट 1 ईयर में 3 महीने से ज़्यादा ना हो। तो आपने जो बताया कि आप थोड़े अरसे के लिए गई हैं, तो उस हिसाब से आप 5 इयर्स रेजिडेंस रिक्वायरमेंट तो पूरा करती हैं जो आपने बताया है। अगर आपने एड्रेसेस अपने चेंज किए हैं, मुख्तलिफ एड्रेस पे रही हैं, तो जी बिल्कुल सारा आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा, एड्रेसेस देने पड़ेंगे। लास्ट वो फॉर्म पे मांगते हैं 5 इयर्स या 10 इयर्स के एड्रेसेस, तो वो आपको देने पड़ेंगे। एज लॉन्ग एज आपकी जो इनडेफिनेट आपको मिला है उसको साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, और ये जब मैंने बताया कि ये रेजिडेंस रिक्वायरमेंट जो है वो आप पूरी करती हैं, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन आपका नहीं है, अगर आप 65 या 65 से ऊपर नहीं है तो लाइफ इन द यूके और इंग्लिश का टेस्ट आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप अगर ये रिक्वायरमेंट मीट करती हैं तो बिल्कुल आपको नेशनलिटी के लिए कोई मसला होना नहीं चाहिए। टाइम जो है वो आम तौर पे आजकल 6 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम लग रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं लंदन से बोल रहा हूँ, यूसुफ बोल रहा हूँ। जी यूसुफ साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं पूछना चाहता हूँ, 2006 का आया हूँ जी जी। मैं कोई केस कर सकता हूँ? कोई मेरा केस का कुछ हो सकता है?
2006 से मतलब ये आपको 12 साल यहाँ पे हो गए तकरीबन। और जी जी 12-13 साल। और आप यहाँ पे अकेले हैं, आपकी फैमिली के साथ है, बच्चे हैं, क्या सिचुएशन है? नहीं सर, मैं अकेला हूँ। देखें 12 साल का अरसा भी लंबा अरसा होता है। अगर आपके कोई आप 12 साल से यहाँ पे रहे हैं, किसी वजह से आपके अपने मुल्क में कांटेक्ट नहीं रहा या वहाँ पे आप नहीं जा सकते किसी वजह से, और यहाँ पे आपके एक लाइफ एस्टेब्लिश हो गई है, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रा डिटेल में बात करने वाली चीज़ होती है। बेहतर है किसी वकील से जाके आप अपने केस डिस्कस करें, फिर आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही तरीके से गाइड किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? भजन, मैंने ये आपसे पता करना था, अभी आप थोड़ी देर पहले ये प्री सेटलमेंट केस और सेटलमेंट केस यूरोपियन का बता रहे थे। जी जी। इन केस अगर डाइवोर्स हो जाती है तकरीबन 4 साल में, तो उस टाइम पे भी ये इस चीज का कोई हम बेनिफिट ले सकते हैं? मतलब ये जो आप अभी जो बता रहे थे इस चीज का। देखिए ये आप सेटलमेंट अगर आपकी डिवोर्स हो गई है यूरोपियन सिटीजन से, तो फिर आप रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। जनरली स्पीकिंग अगर 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है आपकी शादी को डिवोर्स से पहले, और आप लोग उस दौरान इकट्ठे रहें और आपकी वाइफ और आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते रहें, तो रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस का होता है। तो अगर आप नहीं अप्लाई किया तो आप वो सेटलमेंट स्कीम में जाके देख लें आपका, और इस सिलसिले में जाके किसी वकील से मिल लें बेहतर है, क्योंकि जो भी यूरोपियंस हैं या उनके डिपेंडेंट हैं, मेरे हिसाब से उनको इस स्कीम के तहत इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी शहबाज बोल रहा हूँ सर जी। ये मेरे पास वीजा है 2.5 साल का जो देते हैं रीव तो रमीन, वो हमें 2 बार मिल चुका है और तीसरी बार हमें अप्लाई करना है जी। तो ये मेरे बच्चे 2 ब्रिटिश है और एक छोटा है जी। तो क्या हम इंडेफिनिट के लिए इस बार बच्चों के साथ सब फैमिली के साथ ये कर सकते हैं इंडेफिनिट? देखिए अगर आपको 10 ईयर्स रूट पे दिया गया है ना, तो आपको फिर आपको अभी अगर अभी 5 साल हुए हैं तो फिर आपको अभी आप इंडेफिनिट के लिए नहीं अप्लाई कर सकेंगे, आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको 10 ईयर्स पूरे करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल है कि मेरी बहन है पाकिस्तान में जी जी, तो वो अकेली है वहाँ पे, तो मैं उनको परमानेंट यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ। वो 3 बार पहले आ चुकी है विजिट वीजे पे जी जी। तो इसके बारे में मुझे कोई आप रहनुमाई करें प्लीज। देखें अनफॉर्चुनेटली आप अगर बहनें अगर आपकी अकेली हैं, ऐसा कोई वीज़ा नहीं है कि आप बहनों को एज ए डिपेंडेंट के तौर पे अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो बुला सकें। अगर कोई यूरोपियन हो तो फिर वो सिचुएशन और होती है। आप अगर मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो फिर आप अपनी बहनों को अगर मतलब अकेली हैं वहाँ पे, तो आप कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि जिसमें आप उनको बुला सकें। बहरहाल अगर कोई ऐसा रीज़न है, कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, कोई उनकी लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, फिर शायद ह्यूमन राइट्स पे आप एप्लीकेशन कर सकें। बेहतर है वैसे कि आप किसी वकील से जाके डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं? जी सर, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी शहजाद साहब बोलिए, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि मैंने बच्चों की बेस पे केस अप्लाई किया है, वो 10 ईयर्स रूट, क्योंकि मैं वो ओवरस्टे हुआ था तो अबाउट 4 मंथ्स हो गए, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। और एक मेरे बच्चे के पास वो ब्रिटिश पासपोर्ट है और एक के पास वो इंडेफिनिट लीव है। देखें आप अगर अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप फ़िलहाल वेट करें। ऐसी एप्लीकेशंस में यही 3 से 4 या 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है जैसे कि मैंने बताया। तो अभी फ़िलहाल आप कम से कम 6 महीने जब पूरे हो जाएं उस वक्त तक वेट करें। अगर 6 महीने तक कुछ नहीं आता तो फिर आप होम ऑफिस से रब्ता कीजिएगा, रिमाइंडर लिखिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वेट करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर अहमद बोल रहा हूँ। सर मेरे 2 सवाल हैं जी।
तो पूछना था कि अभी ये जो 50,000 इन्वेस्टमेंट पे अभी जो इन्होंने इस कानून निकला है, जी जी, उसमें थोड़ा सा जरा बताएंगे कि क्या उनका रिक्वायरमेंट है उनकी। देखें, ये जो 50,000 की आप बात करें, वेरी रिसेंट, जो पहले टियर 1 एंटरप्रेन्योर था, अब उन्होंने इनोवेशन वीज़ा टाइप किया है। वो जो थोड़ी बहुत उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। वो जो वीज़ा है वो आम तौर पे ऐसा है कि अगर कोई बिज़नेस करना चाहे, कोई इन्वेस्ट करना चाहे, तो वो यहाँ पे चंद कंपनीज़ हैं जो कि हेलो जी जी जी, तो यहाँ की यूके की ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, वो उनको वो उनके बिजनेस प्लान वगैरह को अगर अप्रूव करते हैं तो फिर उनको होम ऑफिस इशू करें, वो वीज़ा इशू करेंगे। और अभी ऑब्वियसली इट्स वेरी रिसेंट, कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद डिटेल इसमें आ रही है, लेकिन बहरहाल ज़्यादा डिटेल में मैं अभी इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है। लेकिन इनोवेशन वीज़ा बेसिकली अब यहाँ पे जो चंद कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हैं, वो जो भी जो इन्वेस्ट करना चाहता है यहाँ पे, या जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो आपका बिज़नेस प्लान है, वो उनको देख के, उनको अप्रूव करके, और फिर अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर होम ऑफिस जो है वीज़ा इशू करेगा। बहुत शुक्रिया। तो सर कोई बिगनर अगर हो, कोई मसलन स्टार्टिंग करना चाहता हो, कोई बिजनेस प्लान ना हो और किसी से लिंक भी ना हो यहाँ पे, तो उनका नहीं हो सकता। देखें, बिगिनर हो या जी, बिगिनर के लिए ज़रा मुश्किल है ना। कोई एक्सपीरियंस्ड अगर है, जिनका कोई बैकग्राउंड हो और जिनका बिजनेस, और ऑब्वियसली बिजनेस प्लान के बगैर, और यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने दी हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी हैं, वो जब तक उस बिज़नेस प्लान को अप्रूव नहीं करते सेंस में कि हाँ जी ये बिज़नेस प्लान ऐसा है कि इसको ये यहाँ पे कामयाब होगा, तो फिर ऐसी सूरत में इस वीज़े के तहत वीज़ा मिलना, इस स्कीम के तहत वीज़ा मिलना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मैं शाजिया बोल रही हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि 10 ईयर रूट पे हूँ जी जी, ह्यूमन राइट बेस पे मेरा डिसीजन हुआ था, तो उन्होंने मुझे 10 ईयर रूट पे डाला था। अभी मेरी 3rd एक्सटेंशन ड्यू है, तो लास्ट टाइम मेरे सॉलिसिटर ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब आप आपका टाइम आएगा अप्लाई करने का, तो आपको 7 ईयर हो जाएंगे स्पाउस वीज़ा पे। तो बेटे भी हो गए मेरे 2 माशाल्लाह, एक 4 साल का, एक 2 साल का। तो वो कहता था कि आप 5 ईयर वाले उस पे अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए नेक्स्ट टाइम, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखें, अगर आप 10 ईयर्स रूट पे हैं, ऑलरेडी आपकी 2 मरतबा आप यहाँ पे उस वीज़े पे रह चुकी हैं, जिसका मतलब है आपको ऑलरेडी 5 ईयर्स हो गए हैं। अगर आप अभी स्विच करती हैं फॉर एग्जांपल 5 ईयर रूट पे अगर करती भी हैं, तो आपको फिर उस पर भी 5 ईयर्स गुजारने पड़ेंगे मज़ीद। और अगर आप स्विच ना करें तो आप इसी वीज़े पे अगर कंटिन्यू करती हैं तो आपको फिर भी 5 ईयर्स गुजारने पड़ेंगे। तो मुझे स्विच करने का तो कोई सेंस नज़र नहीं आता। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, अगर आप ये कह रही हैं कि अभी आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकेंगी, तो अगर आप 10 ईयर्स रूट पे थी तो अभी आप डायरेक्ट फिर अभी 5 साल बाद इंडेफिनिट के लिए मेरे हिसाब से नहीं अप्लाई कर सकती। आपको जो मुझे आपने अपनी सूरत हाल बताई है, उस हवाले से एक्सटेंशन के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा, और बेहतर ये है कि आप 10 ईयर्स रूट पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया मिस शाजिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं आज मज़ीद कॉल्स नहीं ले सकता। जिन लोगों से मेरी बात नहीं हो सकी या अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहें, अपॉइंटमेंट देना चाहें, तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो आपसे अगले वीनस टीवी के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।